नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। दोस्तों, प्रीपोजिशन समझने से पहले हम लोगों को दो वर्ब समझनी बहुत ज़रूरी हैं और उन वर्ब्स का नाम है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी का नाम है इनट्रांजिटिव वर्ब। थोड़ा सा मजबूत बन जाएगा टॉपिक उससे। एक तो है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी है प्यारे दोस्तों इनट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। और इनट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। देखो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, यानी जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो उन वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ रहे हो? और जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो उन्हें हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। बिल्कुल बात समझ में आई है? यानी जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत न हो वो तो है आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब, और जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे पता लगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है? दोस्तों, अगर ऑब्जेक्ट के बिना उस सेंटेंस में वर्ब का मीनिंग पूरा हो पा रहा है या सेंटेंस का मीनिंग पूरा हो पा रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। और अगर मीनिंग पूरा नहीं हो पा रहा है उस सेंटेंस का, इसका मतलब उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। चलो और आसान समझते हैं। नाउन के टॉपिक में आपने समझा था कि जो भी शब्द उत्तर दे वट का और ऊम का तो वो शब्द होता है अपने आप में ऑब्जेक्ट। तो अगर आप लोगों को वट और ऊम की ज़रूरत महसूस होती है तो इसका मतलब किसकी ज़रूरत है? ऑब्जेक्ट की। और इसका मतलब वो कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। इतनी बात समझ में आई है? और अगर आप लोगों को किसी सेंटेंस में वट और ऊम की ज़रूरत ना महसूस होती हो तो इसका मतलब है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वट और ऊम का मतलब ही क्या है? ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो दोस्तों? तो वट और ऊम की ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है। और जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है वो वर्ब होती है इनट्रांजिटिव। यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब है वो अगर आप लोगों को समझ में आई है तो मैं एक दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप बताना कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब इनट्रांजिटिव है। ठीक है दोस्तों? जैसे मैं कह दूँ राजू प्लेड, तो बताओ दोस्तों ये जो राजू प्लेड में एक वर्ब है प्लेड, तो बताओ ये प्लेड वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है? बताओ दोस्तों। देखो राजू प्लेड, अब आप जो रद्दी बच्चे होंगे वो देखते ही क्या बोलेंगे कि सर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, और जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है वो वर्ब होती है इनट्रांजिटिव। लेकिन दोस्तों मैंने ये डेफिनेशन दी ही नहीं, ऑब्जेक्ट हो या ना हो ये तो मैंने बोला ही नहीं है। मैंने बोला है अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो ट्रांजिटिव है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो इनट्रांजिटिव है। चलो देखते हैं ज़रूरत है या नहीं है। राजू प्लेड वट, राजू प्लेड वट, यानी यहाँ वट की ज़रूरत है। राजू ने क्या खेला? आप कहोगे सर राजू ने क्रिकेट खेला, यानी यहाँ वट की ज़रूरत है और वट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिकेट की ज़रूरत है, और जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो वो वर्ब होती है दोस्तों ट्रांजिटिव। इतना समझ में आया है? जैसे और उदाहरण लेके देखते हैं दोस्तों। जैसे मैं ये कह दूँ कि रमेश इंजॉयड, बताओ अब की बार बताओ दोस्तों ये जो इंजॉयड वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है? देखो देखने में तो ऐसा लगता है इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इनट्रांजिटिव है। नहीं दोस्तों, पहले विचार करो क्या इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है या फिर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। देखो रमेश इंजॉयड वट, तो वट की जगह है, वट की ज़रूरत है कि रमेश ने क्या इंजॉय किया। कुछ भी इंजॉय हो सकता है, जैसे रमेश ने एक पार्टी को इंजॉय किया, रमेश ने एक मूवी को एंजॉय किया, रमेश ने एक पेस्ट्री को एंजॉय किया।
कोई भी चीज़ हो सकती है दोस्तों, है ना। यानी वट की ज़रूरत है इस वर्ब को, और अगर वट और ऊम की ज़रूरत है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से पल्ले पड़ी होगी बात, ठीक है। अब एक सेंटेंस और लेता हूँ मैं। अगर मैं ये कह दूँ सुरेश डाइड, तो बताओ दोस्तों ये वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है? ये वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है? दोस्तों सुरेश डाइड, सुरेश मर गया। क्या अब आप कह सकते हो सुरेश क्या मर गया? नहीं कह सकते। क्या अब कह सकते हो सुरेश किसको मर गया? नहीं कह सकते। अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा है इसको क्या और किसको की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश में बात करा तो क्या का मतलब है वट और किसको का मतलब है होम, यानी इस सेंटेंस को वट और ऊम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस डाइड पर ही कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसको वट और ऊम की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, और जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो उस वर्ब को हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। तो डाइड वर्ब अपने आप में कौन सी है? इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हम ये बोलें कि रीता वेप्ट, रीता रोई, तो आप ये कह सकते हो रीता क्या रोई या रीता किसको रोई? नहीं कह सकते। यानी इसको वट, इस वर्ब को भी, वेप्ट वर्ब को भी वट और ऊम यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये वर्ब भी इनट्रांजिटिव हो गई है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों वर्ब्स का या इन दोनों सेंटेंसेस का बिना ऑब्जेक्ट के मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, समझ रहे हो। और जिन वर्ब्स का मीनिंग बिना ऑब्जेक्ट के ही पूरा हो जाता हो उन वर्ब्स को ही हम इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं दोस्तों। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है दोस्तों? ये जो फुल स्टॉप लगाया है, इस फुल स्टॉप का मतलब है अब यहाँ आके सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, समझ रहे हो ना। जैसे खाना खा के आपने हाथ धो लिए तो उसके बाद मतलब खाने पीने की बिल्कुल जगह नहीं है, तो वही होता है, ये हाथ धोना होता है सेंटेंस में। फुल स्टॉप का मतलब है अब यहाँ वाक्य कंप्लीट हो गया, जितना आपने लिखना था सो लिख लिया, जो इसमें आना था सो आ गया। तो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव समझ में आया है। अगर ये समझ में आया है तो एक छोटी सी बात मैं और लिख रहा हूँ, वो और समझ लो। अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा था रमेश डाइड, अब यहाँ हमने फुल स्टॉप लगा दिया, तो इस फुल स्टॉप का मतलब है ये सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये सेंटेंस यहाँ पूरा है। अब अगर यहाँ मैं इसके साथ हीना का नाम जोड़ना चाहूँ तो बताओ दोस्तों क्या ईना को इस सेंटेंस में एडजस्ट किया जा सकता है? आप कहोगे सर गुरुजी नहीं किया जा सकता, क्योंकि फुल स्टॉप का मतलब है कि ये सेंटेंस ख़त्म हो गया, और मैं कह रहा हूँ क्या ईना को जोड़ सकते हो? तो आप कहोगे चलो एक बार एक इस वर्ब से पूछ के देख लेते हैं, डाइड वर्ब। तो डाइड वर्ब कह रही है कि जी मैं तो हूँ इनट्रांजिटिव वर्ब, और इनट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट बनने की कैपेसिटी है या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन की। यानी ये वर्ब कह रही है कि जी मेरे बाद नाउन और प्रोनाउन नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं जी कैसे ना कैसे करके इस ईना को एडजस्ट करो। तो आप कहोगे जी कैसे एडजस्ट करें? चलो अगर मैं इस ईना से पहले फोर लगा दूं तब क्या एडजस्टमेंट होगी? हाँ कहोगे जी फोर लगाने के बाद तो एडजस्टमेंट बनेगी। यानी ही डाइड फॉर ईना, रमेश डाइड फॉर ईना, रमेश ईना के लिए मर गया। या फिर विद लगा दूं तो विद से भी एडजस्टमेंट होगी, रमेश ईना के साथ मर गया। बस मीनिंग में फ़र्क है, अगर विद लगाएंगे तो दोनों मरेंगे, ईना भी मरेगी और रमेश भी। और अगर फोर लगाओगे तो रमेश मरेगा किसके लिए? ईना के लिए। यानी फोर लगाने के बाद तो ईना जिंदा बच गई, और विद लगाओगे तो दोनों का काम तमाम हुआ एक साथ, समझ रहे हो दोस्तों। अब बात ये है कुल मिलाकर कि अगर आपने फोर लगाया है दोस्तों, तो फोर लगाने की वजह से ये ईना यानी वो नाउन एडजस्ट हो गया। यानी इस वर्ब को नाउन नहीं चाहिए, लेकिन अगर उस नाउन से पहले आप प्रीपोजिशन का यूज़ कर लेते हो तो इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ भी नाउन को एडजस्ट किया जा सकता है। बट
तब वो प्रीपोजिशन, ये जो फोर प्रीपोजिशन है दोस्तों, तब वो प्रीपोजिशन उस नाउन के साथ मिलकर या तो काम करेगी एडवर्ब का या फिर वो काम करेगी एडजेक्टिव का। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को, क्या समझा दोस्तों, किसी नाउन या प्रोनाउन को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो एडजेक्टिव में या फिर एडवर्ब में, तो सिंपल सा स्टेप है, उससे पहले प्रीपोजिशन का यूज़ कर लो। जिस भी प्रीपोजिशन का यूज़ करोगे उस हिसाब से उस एडवर्ब या एडजेक्टिव का मीनिंग भी चेंज होता रहेगा दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बात पल्ला पड़ी होगी, है ना। तो प्रीपोजिशन और नाउन और प्रोनाउन ये दोनों मिलकर इनका जोड़ा जो है वो किसका काम करता है, एडजेक्टिव का या फिर एडवर्ब का, ठीक है दोस्तों। यानी अगर एडवर्ब बनानी है अपना नाउन या प्रोनाउन से, तो उससे पहले क्या यूज़ कर लो, प्रीपोजिशन यूज़ कर लो। समझ में आया है जी, ठीक है। एक चीज़ और बताओ कि ये जो प्रीपोजिशन यूज़ करने का सिलसिला है, क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब में चलता है? आप कहोगे ना जी ना, नहीं चलता है। ट्रांजिटिव वर्ब में कभी भी आप इस प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करोगे, समझ रहे हो। ये हमेशा यूज़ किया जा रहा है इंट्रांजिटिव वर्ब में। खैर ये जो बात है मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगी और वहाँ मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। यहाँ मैंने बेसिक समझाने की कोशिश की है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, समझ में आया है। तो प्रीपोजिशन की हम लोगों ने डेफिनेशन क्या तैयार की है पहले दोस्तों, कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है कि जिसके बाद या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन। ये तो थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है। और वैसे भी प्रीपोजिशन का जो संधि विच्छेद करोगे, प्री मतलब पहले, यानी ये पहले आता है, किससे पहले आता है, ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। और पोजिशन यानी उनके बीच स्थिति बताता है। समझो, ये प्रीपोजिशन एक पुल है दोस्तों, ये एक ब्रिज है जो किस किस को जोड़ता है, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है, या तो नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ या फिर एडजेक्टिव के साथ या फिर किसी वर्ब के साथ। तो डेफिनेशन समझ में आई है दोस्तों कि ये जो प्रीपोजिशन है ये एक पुल है। दोबारा समझो, ये जो प्रीपोजिशन है दोस्तों, ये एक पुल है जो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या फिर किसी वर्ब के साथ दोस्तों। तो समझिएगा क्या मैंने बोला है। जैसे हम लोगों ने बोल दिया, राम केम इनटू द क्लास, राम केम इनटू क्लास, ये सेंटेंस बोला दोस्तों। तो इस सेंटेंस में मैं अगर आपसे पूछूं प्रीपोजिशन कौन सी है, तो आप कहोगे गुरुजी प्रीपोजिशन इनटू है। तो प्यारे दोस्तों, इनटू के बाद नाउन आया या नहीं आया, ये प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन, तो ये एक नाउन है। तो इस क्लास को, इस नाउन को किसके साथ जोड़ने की कोशिश करी है, हिंदी बना कर देख लो, राम कक्षा में आया, राम कक्षा में आया। तो कक्षा को उसके आने के साथ जोड़ा गया दोस्तों, यानी क्लास को केम के साथ आना मतलब जोड़ा गया है। और केम एक वर्ब है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नाउन को वर्ब के साथ जोड़ा है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए जो रिलेटिंग वर्ड है, जो पुड़िया है, वो पुड़िया क्या है, ये इनटू। तो यही तो मैंने बोला था कि ये जो प्रीपोजिशन है वो पुड़िया का काम करती है, किसी नाउन या प्रोनाउन और को, किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच किसको जोड़ती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या फिर वर्ब को। तो यहाँ वर्ब की खासियत बन रही है क्लास, लेकिन किसके जरिए, इनटू के जरिए। तो ये जो इनटू क्लास है दोस्तों, ये दोनों इनटू भी और क्लास भी, ये दोनों जो शब्द हैं वो किसका काम कर रहे हैं, एडवर्ब का। कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो वेयर का उत्तर दे, जैसे मैं अगर इस आपसे पूछूं, अब इसका बारे में दोबारा लिख लो सेंटेंस, राम केम इनटू द क्लास। मैं आपसे पूछूं कि भाई इनटू द क्लास क्या है, राम कहाँ आया था, राम कहाँ आया था। आपको एक सर क्लास में, क्लास में, कक्षा में, यानी कक्षा भी और में भी, दोनों इस बात का जवाब है, किसका, कहाँ का। तो आपसे पूछा जाए राम कहाँ आया था, तो आप दोनों शब्द बोलोगे, कक्षा भी और में भी, ठीक है। और जो कहाँ का उत्तर दे वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो वेयर का उत्तर दे वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कराया है, ना तो अकेले मैंने और ना अकेले कक्षा ने।
समझ रहे दोस्तों। तो ये इनटू जो है वो में है और कक्षा का मतलब है द क्लास। तो ये प्रीपोजिशन और दोस्तों ये जो नाउन है इन दोनों ने मिलकर किसका काम करा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का। यही मैंने आपको बोला था कि अगर आप किसी नाउन या प्रोनाउन का एडवर्ब बनाना चाह रहे हो तो उससे पहले आप क्या यूज कर सकते हो, प्रीपोजिशन। बात समझ में आई है। और ये भी मैंने आपको समझा दिया कि ये जो प्रीपोजिशन है ये जोड़ती है नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के साथ, नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ और प्रोनाउन के साथ। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी XYZ चीज़ें हैं वो मैं अगली वीडियो में भी आपको समझाऊँगा। फिलहाल हम प्रीपोजिशन शुरू करते हैं दोस्तों। चलिएगा, आज जो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन शुरू करना चाह रहे हैं दोस्तों वो इन और ऑन है दोस्तों। इन और ऑन से शुरू करेंगे दोस्तों। पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ ऑन के बारे में और इन के बारे में। देखो ज़रा, चलो जी, देखो ऑन जो है दोस्तों, अगर कोई चीज़ किसी भी चीज़ के सरफेस के साथ टच में हो, अगर कोई चीज़ किसी भी चीज़ के सरफेस के साथ टच में हो तो हम वहाँ हमेशा ऑन का यूज़ करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, सरफेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की सबसे ऊपर वाली परत, और उस परत पर अगर कोई भी चीज़ टच में है, जैसे मान लो ये बोर्ड है तो इस ये बोर्ड की सबसे ऊपर वाली परत है, तो जो मैं लिखने लग रहा हूँ ये सबसे ऊपर वाली परत पर लिखने लग रहा हूँ, तो कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ होगी, ऑन। समझ रहे हो। ये जो मार्कर है तो इस मार्कर की ऊपर वाली परत है सारी, जहाँ पर पेंट किया जा सके दोस्तों उसको बोलते हैं सरफेस, और वहाँ अगर कोई चीज़ टच में हो तो हम यूज़ करते हैं ऑन। अब कैसे, मैंने आपके लिए एक फ़ोटो तैयार कराया दोस्तों, आप उससे समझ सकते हैं आसानी से। देखो, अब ये कच्चा सेब है, किसी ने कच्चा ही तोड़ दिया था, पेड़ पर है। अब ये सेब जो है, अब ये सरफेस के साथ, ये मेज़ है कोई, इस मेज़ के सरफेस के साथ टच में है, तो बताओ कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करोगे। अगर ऐसे कोई चीज़ सरफेस के साथ टच में है, जैसे ये सेब टच में है, तो हम यूज़ करते हैं ऑन का। किसका यूज़ करेंगे दोस्तों, ऑन का। समझ में आया है ऑन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिएगा, अब अगली प्रीपोजिशन है दोस्तों इन। क्या है, इन। देखो, इन के 3 यूज़ आप लोगों को याद करने हैं। पहला यूज है दोस्तों, अगर कोई चीज़ इनसाइड यानी किसी के अंदर हो। कैसे अंदर हो, जैसे ये पर्स अंदर है दोस्तों, देखो जेब के अंदर ये पर्स है, अगर ऐसे कोई चीज़ किसी के अंदर हो तो हमेशा हम यूज़ करते हैं इन प्रीपोजिशन। याद हो जाएगा दोस्तों, बाद में एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, पहले आप समझ लो, अंडरस्टैंडिंग में ले लो चीज़ों को, ठीक है। तो इनका पहला यूज समझ में आया है। दूसरी बात, अगर कोई चीज़ सबमर्ज्ड हो दोस्तों, सबमर्ज्ड का मतलब है धसी हुई। अगर कोई चीज़ दोस्तों धसी हुई है तो हमेशा हम वहाँ इन का यूज़ करते हैं दोस्तों। समझ में आई है। इसके अलावा तीसरा यूज़ है इनक्लोज्ड। अगर कोई चीज़ किसी ने इनक्लोज्ड कर रखी यानी घेर रखी है दोस्तों, तो अगर घेर रखा है किसी को तो भी हम हमेशा वहाँ यूज़ करते इन। तो मैंने इन के आपको 3 यूज़ याद करवाए हैं। एक तो कोई चीज़ इनसाइड यानी अंदर हो, दूसरा कोई चीज़ सबमर्ज्ड यानी धसी हुई हो, और तीसरा यानी इनक्लोज्ड यानी किसी ने घेर रखा हो। चलो मैं चित्र दिखा देता हूँ आपको ताकि उससे आपको समझ में आ जाए बात। देखो, अब ये पर्स है, ये पर्स जेब के अंदर है दोस्तों यानी इनसाइड है। ऐसे अगर कोई चीज़ अंदर हो तो हम यूज़ करते हैं इन, ठीक है। चलो दोस्तों, अब देखो ये भैंस है, भैंसा है, क्या है, ठीक है। अब ये जो है ये आराम से धंसा हुआ है, इसमें कीचड़ में धंसा हुआ है। अगर ऐसे कोई भी धंसा हुआ हो, कुछ भी धंसा हुआ हो, तो भी हम इन का यूज़ करते हैं दोस्तों। जैसे नाव है, नाव पानी में धंसकर ही चलती है, तो वहाँ भी क्या यूज़ करेंगे, इन। यानी आप इसको देख के समझ सकते हो, ऐसे अगर कुछ भी धंसा हुआ हो तो आप यूज़ करोगे इनका, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिएगा, अब देखो यहाँ टोकरी में ये सेब रखे हैं, तो इन सेबों को इस टोकरी ने घेर रखा है दोस्तों। और अगर ऐसे कोई किसी को घेर ले, जैसे ये कमरा मुझे घेरे हुए है, समझ रहे हो, ये जो टोकरी है इन सेबों को घेरे हुए है, तो भी हम इनका यूज़ करते हैं प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ इनका यूज़ समझ में आया होगा, आपको ऑन का यूज़ समझ में आया होगा, इतना समझ में आया होगा ना, ठीक है दोस्तों। तो इन समझाया है मैंने आज, और आपती ऑन समझाया है। अगर समझ में आया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी बढ़िया लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दिया करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में समझेंगे।